फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी 7th क्लास, जिसका फर्स्ट चैप्टर है समानता। जैसे कि हमने 6th क्लास में समानता पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो वैसे ही अगर बात करें तो समानता हमारे संविधान में कई जगहों पर रखी हुई है। जैसे अनुच्छेद 14, कानून सबके लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं, और अगर उनको कोई सिविल मुकदमा उन पर दर्ज होता है तो उसके लिए भी एक टाइम दिया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके, और 2 महीने पहले की पूर्व सूचना से पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जो आर्टिकल 15 है वो बात करता है धर्म, लिंग, जन्मवंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समता की, और 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत की, और 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर पर आते हैं। समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। जैसे आर्टिकल 15, और आर्थिक स्थिति के आधार पर हमें कहाँ पे पता है, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 समान वेतन के आधार पर। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। जैसे जो 1975 है, उसमें एक मूवी बनी थी दीवार। उसमें जूती पॉलिश करने वाले एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 21 में, गरिमामय और प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने का अधिकार। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ है। जैसे पहले, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी कि आर्टिकल 14। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। जो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 15 के 2nd क्लॉज में। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे आर्टिकल 17 में। और इसके लिए नागरिक अधिकार 1955 भी बनाया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। योजनाएं जैसे मिड डे मील करके ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रकार से हर बच्चा पढ़ने जाए, इस तरीके से समानता को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील हो गया, या फिर पीएम पोषण योजना, जो कि अब मिड डे मील का न्यू नाम है, हम ऐसे बोल सकते हैं। और आयुष्मान योजना करके भी एक स्कीम चलाई जा रही है ताकि जो गरीब है उनको भी अच्छा स्वास्थ्य मिले। नलसा, डलसा, सालसा जैसी जो एक्ट एंड कार्यक्रम प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उससे विधि सहायता पहुंचाने के लिए उसको लागू करवाया गया था। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरीके से लागू किया। अभी हमने बात की कैसे कैसे, ये तो मैंने स्कीम्स एंड एक्ट्स बताए। और कुछ होता है एक्ट, जैसे सभी लोगों के भेदभाव उन्मूलन करने के लिए नागरिक अधिनियम 1955 के माध्यम से। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। जैसे SC, ST, OBC हो गए, महिलाएं हो गई और अपंग हो गए। तो इन लोगों को एक पंक्ति में लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी लागू की है। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसका नया नाम अभी मैंने बताया पीएम पोषण योजना, जो कि 2021 में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 2001 में हाई कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह से अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे उन्होंने ज़्यादा स्कूल जाना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल जाना भी शुरू किया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, लेकिन अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने पर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर भी रखा गया है, जिन्हें आज की डेट में क्या कहा जाता है, भोजन माता। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आखिर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में भी बताइए और इस योजना में क्या किया जाता है, ये किसके लाभ के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों चलो हम थोड़ा सा बात करते हैं मिड डे मील पर, यानी कि मध्याह्न भोजन पर। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 1995 में तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था और इसमें जैसे प्राइमरी एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं तो उस गोल को पूरा करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। 1 से 8 तक के सभी बच्चों को पका पकाया खाना मिलेगा फ्री में और 2021 में इस स्कीम का नाम पीएम पोषण कर दिया गया, जिसमें इसमें 3 से 5 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों को भी शामिल कर दिया गया था। कई प्रकार के शासकीय कार्यक्रम अवसर की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मिड डे मील जो स्कीम है उसने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से मना कर देते हैं। जैसे अभी हम नॉर्मली बात भी करें, जैसे गाँव में प्राइमरी स्कूल होता है और एक स्कूल हो गया बहुत नामी गिरामी स्कूल, जैसे कि हमें दिल्ली या फिर कई जगहों पे देखने को भी मिलता है। तो जो गाँव का बच्चा है वो कई मायनों में उस बच्चे से बहुत पीछे रह जाएगा जो दिल्ली में पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसको सभी सुविधाएं मिल रही है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और हर प्रकार की सुविधाएं साथ में और मिल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट भी कही थी, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। और इनका जो दूसरा स्टेटमेंट था, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर। आप इन स्टेटमेंट्स को भी ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि ये GS4 जो कि एथिक्स का पेपर आता है उसमें काफ़ी करके ऐसे स्टेटमेंट दे करके कंडीशंस एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लेकिन लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते, क्योंकि ये जड़ें काफ़ी गहरी है। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। जैसे आजकल भी जो दूरस्थ गांव होते हैं वहाँ पर आज भी मंदिर में कई जातियों को घुसने नहीं दिया जाता और उन्हें अपने समाज से अलग थलग किया गया है।
प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो ये बिल्कुल गलत है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे कि बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। उन्हें काला करके या फिर डॉग ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे और उनकी इंसल्ट की जाती थी। रोजा पार्क्स 1913 टू 2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन हुआ था, जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में जाना नहीं पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ पर कम सुविधाएं हैं। निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही उच्च है। क्या कभी आपने एनालिसिस किया है कि जो हमारे जैसे ही दिखते हैं, जिनकी पूरे बॉडी हमारी जैसी है, जो बोलते हैं हमारी तरह, खाते पीते भी हमारी तरह, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे स्कूलों में जा पाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में, ऐसा क्यों? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी आप मंदिरों में जाते हैं तो कुछ लोगों को पंक्ति में अलग खड़ा कर दिया जाता है या फिर उनको मंदिर में प्रवेश ही नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उसके आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग करेगा। के संबंध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न भी है, जैसे कि 15 का जो 3rd क्लॉज है उसमें बताया है कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे और महिलाएं उसके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। उसके 4th क्लोज में है कि SC ST और जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। ये फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1951 वाले में। इसके अलावा जो 5वां वाला है उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है, जो कि 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो 6वां का फर्स्ट क्लॉज है उसमें बात किया आर्थिक आधार पर। 103 संविधान संशोधन 2019 में हर किसी को ऐसा आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई थी उसमें, और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध करने की बात भी की गई थी। अब है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसमें केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। जैसे कि आपको भी पता होगा, जैसे इंडिया बहुत बड़ा एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, तो वहाँ पर सबकी बोली अलग, रहन सहन अलग, कल्चर अलग, तो वहाँ पर उस हिसाब से सरकार को इतने मौके, अवसर और संसाधन नहीं मिल पाते कि सबको समान रूप से एक जैसा किया जा सके। और अगर बात रही लोकतांत्रिक देशों की, तो वहाँ पे असमानता रहती ही रहती है।
और असमानता का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है आर्थिक आधार पर या फिर जातिगत आधार पर, जैसे हमने 6th क्लास की पॉलिटी में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क, चाहे तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? ये मैंने आपको पहले बताया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है और कौन सा अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो आप इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? आपको इसके लिए आर्टिकल 14 थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों में मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाई जानी चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं और इस बच्चे के बारे में एक राय दे सकते हैं कि कैसे उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा बनाई जा सकती है और कैसे करके कोई भी मतलब कंडीशन उसकी सुरक्षा को प्रभावित कैसे कर सकता है। तो जैसे अभी मैंने ऊपर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पढ़ा, तो इसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो निःशुल्क शिक्षा कहाँ पे आता है? 21 के ए में और साथ में DPSP में। इसके अलावा अगर बात करें सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि ये वाली चीज़ें, तो इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहाँ पे आते हैं? आर्टिकल 15 के 2nd क्लोज में। चलिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे ग्लॉसरी है तो हम इनको कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? ये लोकतंत्रीय समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 या उससे ज़्यादा आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना। संविधान, संविधान होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और नागरिक अधिकार आंदोलन जो कि 1955 में से शुरू हुआ था और 1964 में इसमें एक नया मोड़ आया था। ये एक ऐसा आंदोलन है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। और जिन लोगों को लगता है कि NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है वो इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।